हेलो गाइस, आज हम देखेंगे द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999। ठीक है, तो इसमें हम हिंदी में वीडियोस बनाएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखते हैं महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999। महाराष्ट्र एक्ट नंबर, इसका एक्ट नंबर है 18 ऑफ 2000। ठीक है, और इसकी एग्जीक्यूशन डेट है 31 मार्च 2000। द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट गैजेट। प्रेसिडेंट की असेंट हमको मिली थी 10 मार्च 2000 को। ठीक है, और इसका एग्जीक्यूशन में आया था ये 31 मार्च को 2000 में। An act to unify, consolidate, and amend the law relating to the control of rent and repairs of certain premises and of eviction, and for encouraging the construction of new houses by assuring a fair return on the investment by landlords, and to provide for the matters connected with the purpose aforesaid। तो ये एक्ट किस लिए बनाया है? एन एक्ट टू यूनिफाई, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ। तो ये सारे रेंट से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, रिपेयर से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, इवेक्शंस के रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स। ओके, और जो भी रेंट से दी गई है प्रॉपर्टीज़ है, और और encouraging the construction of new houses by assuring a fair return on the investment by landlords। हाँ, एंड एक वो अगर कोई न्यू हाउस का कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है लैंडलॉर्ड ने, उसके ऊपर फेयर रिटर्न कैसे, मतलब किस तरह से मिलेगा, और उसको जो भी इस तरह से रिलेटेड पर्पज़ है उस मैटर से रिलेटेड होने के लिए, उसको कोडिफाइड करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए तो ये एक्ट बनाया गया है दोस्तों। तो वेयर एज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू यूनिफाई, कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज प्रिवेलिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ रेंट्स एंड रिपेयर्स ऑफ सर्टेन प्रीमाइसेस and of eviction, and for encouraging the construction of houses by assuring a fair return, and to provide the matters connected with the purposes aforesaid, is hereby enacted in the 50th year of the Republic of India as follows। तो हर स्टेट के लोकल लॉज है और रिलेटिंग टू रेंट कंट्रोल एंड एक्ट। तो महाराष्ट्र का एक पर्टिकुलर एक्ट बना हुआ है और वही अप्लाई होगा। रेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आते हैं, इवेक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आते हैं, रिपेयरिंग से, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी इशू आते हैं, और उस लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बिटवीन जो भी इश्यूज़ होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए ये महाराष्ट्र में एक लोकल लॉ बना हुआ है जिसका नाम है द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999। तो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 1 देखते हैं हम कि क्या कहता है। शॉर्ट टाइटल क्या रहेगा इस एक्ट का, एक्सटेंड कहाँ तक रहेगा, और इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है, ये बता रहे हैं। दिस सेक्शन 1 का सब क्लॉज 1 कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड दी महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999। ओके, एंड इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में ही अप्लीकेबल है। महाराष्ट्र के बियॉन्ड अगर आप जाएंगे इस एक्ट को लेकर तो इस एक्ट का कोई भी प्रोविज़न अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट का एक अपना एक लोकल लॉ होता है जो कि अप्लीकेबल होता है। इससे रिलेटेड सेकंड नंबर इज इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में ही अप्लीकेबल होता है, होल महाराष्ट्र में। ठीक है, सेक्शन 1 का सब क्लॉज 3 कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द It shall come into force on such date as the state government may by notification in the official gazette appoint। तो ये कहा गया है कि ये एक्ट है फोर्स में आएगा, कम इनटू फोर्स में आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी, इस तरह का।
तो इसका हमने ऊपर भी देखा था कि इसका कमेंसमेंट डेट है 31 मार्च 2000। ठीक है। तो और चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 2 क्या कहता है। एप्लीकेशन। तो ये एक्ट जो बना है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, इसकी अप्लीकेबिलिटी किस इश्यूज पे, किस मैटर्स पे होंगी। तो अप्लीकेशंस होगा दिस एक्ट। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 1 कहता है दिस एक्ट शैल इन द फर्स्ट इंस्टेंस अप्लाई टू प्रीमाइसेस लेट फॉर द पर्पजेस ऑफ रेसिडेंस, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेड और स्टोरेज इन द एरिया स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में REBTS पे अप्लीकेबल होगा। तो किस पर अप्लीकेबल होगा। जो भी प्रीमाइसेस है लेट रेंट पे दिए हुए हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रेसिडेंस, रहने के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जैसे क्लासेस वगैरह रहते हैं, कोचिंग क्लासेस, उसके लिए जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है, उसके 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 मैटर से जो भी इश्यूज होते हैं उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। बिजनेस से रिलेटेड होता है, जैसे ऑफिसेस हो गया। ठीक है, रेंट पे देते हैं ऑफिस के लिए, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। और ट्रेड और स्टोरेज, गोडाउंस वगैरह रहते हैं, गोडाउंस के लिए जो प्रीमाइसेस रेंट पे दी जाती है। और स्टोरेज स्टोर करने के लिए किसी भी गुड्स वगैरह को। ट्रेड और बिजनेस स्टोरेज के लिए इन द एरिया स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो और भी एरियाज बताए गए हैं। ठीक है। और उस प्रीमाइसेस पर ये जो भी अगर कोई इशू क्रिएट होता है लैंड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, लेसर और लेसी, तो फिर ये उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो यही बस रेसिडेंस, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेड और स्टोरेज इन द ये अपन को याद रखना है। तो REBTS इसका शॉर्ट फॉर्म है। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 इट शैल also apply to the premises or as the case may be houses laid out in the areas to which the Bombay Rent, Hotel and Lodging Rent Control Act. तो notwithstanding anything contained in subsection 1 it shall also apply। तो इसके अलावा भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी अप्लाई होगा ये एक्ट, जहाँ पर जो भी प्रीमाइसेस है एज द केस में भी, और हाउसेस है जो लेट आउट इन द एरियाज विच द बॉम्बे रेंट एंड कंट्रोल एक्ट। तो जहाँ पे ये प्रीमाइसेस रेंट पे दी गई थी, हाउसेस दिए थे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बॉम्बे रेंट्स एंड होटल एंड लॉजिंग रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लीकेबल होता था, तो उस एरियाज़ पर भी ये वाला जो है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लीकेबल होगा, ऐसे कहा है यहाँ पे। बस वही है कि ये एक्ट के कमेंसमेंट होने के पहले जो एक्ट लागू थे अपने महाराष्ट्र में, जैसे बॉम्बे रेंट्स होटल एंड लॉजिंग हाउसेस रेंट्स कंट्रोल एक्ट, तो सेंट्रल प्रोविंसेस भी रिलेटिंग, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो वेयर एक्सटेंडेड अप्लाइड बिफोर दी, तो इसके ये एक्ट लागू होने के पहले ये एक्ट लागू होता था ये सब मैटर के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो एंड सच प्रीमाइसेस और हाउसेस कंटिन्यू टू बी सो लेट ऑन द डेट इन विच एरियाज वी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 टू दिस एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग दैट द एरियाज कीजेस टू बी द डिस्क्रिप्शन देयर इन स्पेसिफाइड। तो बोलते हैं अभी भी उसके पहले जो एक्ट थे उसके अंडर जो भी हाउसेस प्रीमाइसेस रेसिडेंस मतलब इसके लिए रेंट पे दिया था, तो उसके ऊपर भी ये वाला एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है। सब क्लॉज 3 कहता है इट शैल आल्सो अप्लाई टू द प्रीमाइसेस लेट फॉर द पर्पजेस स्पेसिफाइड in subsection 1 in such of the cities or towns as specified in schedule 2. Fourth, notwithstanding anything contained herein above, the state government by notification in the official gazette direct that subclause A fourth ka this act shall not apply to any of the areas specified in the schedule 1 schedule 2, or that it shall not apply to any one or all purposes specified in subsection 1.
तो स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करेगी और उसमें डायरेक्ट कर सकती है कि ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा वो उन सब एरियाज़ पे जो कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में बताई गई है। और दैट इट शैल नॉट अप्लाई टू एनी वन और ऑल पर्पजेस और पर्पज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। तो ये पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, वो इशू कर सकती है कभी भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में कि भाई ये एक्ट किस अप्लाई नहीं होगा करके इन सब एरियाज़ में जो भी शेड्यूल 1 है शेड्यूल 2 में दिया गया है। सब क्लॉज भी कहता है सेक्शन 2 का दिस एक्ट शैल अप्लाई टू प्रीमाइसेस लेट for any or all purposes specified in subsection 1 in the areas other than those specified in schedule 1 and schedule 2। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इतना ही है चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।